हमारे मन के कोने में एक छोटा सा कीड़ा रहता है, वो बेचैनी वाला कीड़ा जो हमें रातों को जगाता है, सपने दिखाता है, कहता है उठो कुछ नया करो। वही जो बचपन में हमें सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ा देता था, दीवारें फांदने की हिम्मत देता था और हर डर का खेल बना देता था। लेकिन वक्त बीतने के साथ वो कीड़ा जैसे सो गया था, चुप थका हुआ किसी कोने में पड़ा हुआ। बस अंदर एक हल्की सी हलचल थी जो कह रही थी कि चलो कहीं तो चलें। फिलहाल इस चढ़ाई को पार करना है, शायद वहीं से शुरुआत हो। पिछले कुछ हफ्तों से दिल में एक अजीब सी हलचल मची है। समय कहाँ भाग रहा है कुछ समझ नहीं आता। हर रोज एक सरीखा जिसमें न स्वाद न जोश। इस साल बारिश ने भी जैसे मन मर्जी से सताया। कई महीने तो यूं ही रेत की तरह हाथ से फिसल गए। सोचता हूँ सब छोड़ दूं या नई शुरुआत करूं। एक महंगी बाइक है जो धूल चाट रही है। पिछले साल 11,000 किलोमीटर नापे थे और इस साल 0। सोचता हूँ बेच दूँ इसे, फिर मन कहता है कि शायद आने वाले दिन इतने फीके ना हो और वो पुराना जोश फिर लौट आए। अभी तन तो शहर में है लेकिन रूह कहीं और भटक रही है। हेलो सनम। हाँ डॉली। सुनो, जेके सर से बात हुई है, वे प्लानिंग फॉर अ ट्रिप। तो तुम तैयारी कर लो, अगले वीकेंड के लिए। ट्रिप? और कौन कौन आ रहा है? वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हम 3 तो पक्के हैं। शाहरुख खान का वो सारी कायनात वाला डायलॉग कानों में गूंजने लगा। पहले तो इरादा बस अकेले निकलने का था, थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताने का। पर कहते हैं ना कि ऊर्जा फैलती है। एक ने सुना, दूसरे को बताया और देखते ही देखते मेरी सोलो ट्रिप एक छोटे से कारवां में बदल गई। 11 जिंदगियां, 11 कहानियां, लेकिन एक ही मकसद, कुछ देर के लिए इस भागती दुनिया से दूर जाना। सब मैनेजर्स थे तो शौक भी जरा कॉर्पोरेट स्केल पर ही थे, इसलिए सीधी अर्बेनिया बुक हो गई। अब कंट्रीब्यूशन कितना पड़ेगा ये तो सफ़र ख़त्म होने पर ही पता चलना था। फिलहाल बस मन हल्का था और सड़कें बुला रही थी। कहते हैं उम्र बढ़ती है लेकिन भीतर का बच्चा कभी बूढ़ा नहीं होता। बस उसे हम चुप करा देते, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। पिछले कुछ महीने इतने भारी बीते कि वो बच्चा कहीं भीतर दब गया था, थका हुआ, खामोश। और अब जैसे जैसे पहाड़ पास आ रहे हैं वो फिर जाग रहा था, कूदने, हंसने और जिंदगी को फिर से महसूस करने के लिए तैयार। सुबह का उजाला बस से उतरते ही चेहरे पर पड़ा। बाकी सब आगे बढ़ गए पर मैं वहीं ठहर गया। हवा में ताजगी थी, धूप में अपनापन और उन पहाड़ों में जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। कुछ देर बस खामोशी रही, फिर अंदर से एक आवाज आई कि चलो अब मजा आएगा। वैसे मसूरी से मुझे कोई खास उम्मीदें नहीं है। शायद इसीलिए जब से सफ़र का शौक़ पला है तब से लेकर आज तक मैंने कभी मसूरी का ट्रिप प्लान नहीं किया। सोचता था कि पहाड़ है तो अच्छा ही होगा,
मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मसूरी नाम की कहानी क्या है, किसने रखा होगा, क्यों रखा होगा। पर यही तो सफ़र की खूबसूरती है कि जहाँ उम्मीदें कम होती हैं वहीं सबसे प्यारे सरप्राइज मिलते हैं। मसूरी का नाम यहाँ भरपूर उगने वाली एक झाड़ी मंसूर के नाम से पड़ा। अंग्रेजों के आने से पहले इस क्षेत्र में यह झाड़ी बहुतायत में पाई जाती थी और इसे मंसूरी कहा जाता था। अंग्रेजों ने मंसूरी को मसूरी के नाम से जाना, जो आज भी इसके नाम के रूप में प्रचलित है। इस झाड़ी का वैज्ञानिक नाम बर्बरिस एरिस्टाटा है, जो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। मसूरी को 19वीं सदी में अंग्रेज अफसरों ने बसाना शुरू किया और आज यह क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से प्रसिद्ध हिल स्टेशन बन गया है। सुबह सुबह एक मसला हो गया। जेके सर अपना नया ड्रोन लाए थे, लेकिन मशीन ने भी शायद ठंडी हवा का असर ले लिया था। चालू नहीं हो रहा था। कभी मोबाइल से पेयरिंग, कभी रीस्टार्ट और बीच बीच में अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा है। फिर अचानक टिंग पिंग की एक प्यारी सी धुन बजी और ड्रोन ने जैसे नींद से उठकर पैर फैला दिए। जैसे ही वो आसमान में उड़ा, हमारी नजरें ऊपर टिक गई। वो पल बड़ा जादुई था। ऊपर से दुनिया को देखना ऐसा लगता है जैसे सच में पंछी होना ही असली आज़ादी है। लेकिन उड़ना आसान नहीं होता। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए थोड़ी जद्दोजहद तो करनी ही पड़ती है। ओ भाई, वहां तक जाना है? इस चढ़ाई पर रास्ता जितना खुरदरा था, मन उतना ही मजबूत होता जा रहा था। हर कदम थकान से ज्यादा हौसले की कहानी कह रहा था। पैरों में दर्द अब और गहरा हो चुका है। हर कदम के साथ लगता है कि जैसे मैं खुद से एक तरह की जंग लड़ रहा हूं। आगे का रास्ता भी साफ नहीं है। एक पल के लिए तो दिल कहता है कि बस कर वापस चल, लेकिन फिर वो कीड़ा जागता है, वही बेचैनी वाला जो कहता है कि थोड़ी हिम्मत कर, तू ये कर सकता है। वहीं खड़े खड़े मन में ख्याल आया कि काश स्कूटर यहीं तक ले आता। वही स्कूटर जो सुबह सुबह किराए पर लिए थे इस पहाड़ी सफ़र के लिए। नरबेनिया से मसूरी तक तो आए थे, लेकिन यहाँ की तंग गलियाँ जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। बस वहाँ काम की नहीं थी, तो हम 11 लोगों के लिए 6 स्कूटर लिए गए। मैं चला सकता था, दिखा सकता था अपने राइडिंग स्किल्स। आखिर पहाड़ों ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, पर इस बार कुछ अलग करने का मन था। बस पीछे बैठकर महसूस करना, ये हवा, ये रास्ते और आज़ादी। रास्ते में मैंने जेके सर से पूछा कि सर, क्या पहले कभी आपने पहाड़ों पे राइड की है? तो मुस्कुरा कर बोले कि आज पहली बार है। बस उस पल एडवेंचर की फील दुगनी हो गई। धीरे धीरे मसूरी ने खुद को दिखाना शुरू किया। एक शहर जो जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही रहस्यमय लगता है। ऐसा लगा जैसे ये शहर कुछ छिपा रहा है, कुछ ऐसा जो बस उसे दिखता है जो सच में खोजने निकला हो। आगे वो जगह थी जिसे लोग ख्वाबों का शहर कहते हैं।
कुछ ही देर में उस रहस्य का दरवाजा खुल गया जब हम लैंडोर पहुंचे। कहते हैं अगर जमीन पर बादलों को छूना है तो लैंडोर आओ। यहाँ की हवा ठंडी है पर एहसास एकदम गर्म। इस जगह में एक अजीब सी शांति है, इतनी गहरी कि दिल की हलचल भी धीमी पड़ जाए। हवा ठंडी थी और पेड़ों के पत्तों की एक अलग सी खुशबू आ रही थी। वो एहसास, वही जिसकी तलाश में निकला था मैं, आखिर आज महसूस हो रहा था। बाकी सब लोग यहाँ कॉफी, कहीं मोमोज में व्यस्त थे, लेकिन मुझे तो इस जगह ने थाम लिया था। लैंडोर एक छोटा और शांत कस्बा है जो उत्तराखंड राज्य में मसूरी के करीब स्थित है। यह जगह ब्रिटिश काल के दौरान सैनिकों के आराम और इलाज के लिए बनाई गई थी। लैंडोर लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की हवाएं ठंडी और ताज़ी होती हैं। यह जगह अपने चारों तरफ घने जंगलों और हिमालय की मनमोहक चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। लैंडोर में नए भवनों का निर्माण लगभग 100 वर्षों से बंद है, जिससे इसका प्राकृतिक और प्राचीन सौंदर्य बरकरार है। यहाँ केवल पुराने घरों की मरम्मत की जाती है और जंगलों की कटाई नहीं होती। इसलिए लैंडोर आज भी एक शांत पुराने जमाने का शहर जैसा लगता है, जहाँ शोर शराबे से दूर प्राकृतिक सुंदरता के बीच आराम किया जा सकता है। यहाँ के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड का भी निवास है। लैंडोर मसूरी से केवल कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन दोनों की तुलना में यह कहीं ज्यादा शांति और ठहराव का अनुभव कराता है। लैंडोर की गलियों में कुछ तो था, एक जादू जो तुम्हें रोक लेता है, तुम्हें अपने सन्नाटे में समा लेता है। ऐसा लगा जैसे सफर यहाँ आकर मुकम्मल हो गया है। मन ने कहा अगर आज यहीं रुक जाऊं तो शायद अंदर का वो बेचैन कीड़ा कुछ वक्त के लिए सो जाए। छह लोग होटल लौट गए, थक चुके थे, शायद मन भर गया था उनका। अब सिर्फ 5 बचे थे, वो 5 जिनके लिए चढ़ाई मंजिल से ज्यादा मायने रखती थी। रास्ता कठिन था, पैर दर्द से भर चुके थे, प्यास बढ़ रही थी और ये आइडिया भी नहीं था कि अभी और कितना चलना है। न पीछे लौटने का मन, न आगे बढ़ने की ताकत। फिर अंदर से एक आवाज आई, अब इतना चले हो तो रुकना नहीं है। जॉर्ज एवरेस्ट का महत्व भूगोल, मानचित्रण और वैज्ञानिक सर्वेक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा है। उनके नाम पे इस चोटी का नाम रखा गया था। वे 1830 से 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल रहे और उनके नेतृत्व में ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया संपन्न हुआ, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप का पहला वैज्ञानिक नक्शा तैयार हुआ। उनके वास्ते माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के माप की नींव उन्हीं की प्रयोगशाला और मसूरी स्थित घर से रखी गई। उनकी मेहनत ने आधुनिक मानचित्रण और जियोग्राफी के तरीकों में क्रांति ला दी। इनके नाम पर माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम मिला, जिससे उनका वैश्विक महत्व स्थापित हुआ। उस दिन मैंने एक बात समझी, जब सफर मुश्किल हो जाए तो उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें खींचकर आगे ले जाएं, क्योंकि हार मानना तो बहुत आसान है। कभी कभी मंजिल तक पहुंचना दौड़ने से नहीं, धीरे धीरे रेंगते हुए, गिरते संभलते ही मुमकिन होता है। और उस ऊंचाई पर थकान के बीच एक सुकून छुपा होता है, वो जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो आखिरी कदम तक हार नहीं मानते।
अगली सुबह जब सूरज की रोशनी पहाड़ों पर फैल रही थी तब एहसास हुआ कि अब विदा लेने का वक्त आ गया है। वैसे तो दिल नहीं मान रहा था, पर सफर की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर शुरुआत का एक अंत होता है। मैंने आखिरी बार उन पहाड़ों की ओर देखा, जैसे किसी अपने को अलविदा कह रहा हूँ। हवा मेरे चेहरे से टकराई और लगा कि वो भी कह रही हो कि फिर मिलेंगे। मैंने मन ही मन जवाब दिया, हाँ मैं आऊँगा। कब ये नहीं पता, पर लौट कर जरूर आऊँगा। सफ़र ख़त्म हुआ लेकिन कहानी नहीं, क्योंकि कुछ जगहें हमें छोड़ती नहीं, बस इंतज़ार करती है हमारे लौटने का।